नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम संहिता 1959 के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो सीओ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब प्रारंभ में आई? तो ये सही उत्तर जिसका आप आएगा 2 अक्टूबर 1959 को। छत्तीसगढ़ भू अधिनियम छत्तीसगढ़ बनने से पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। भू राजस्व संहिता का विस्तार है, तो भू राजस्व संहिता का विस्तार वह होगा संपूर्ण मध्य प्रदेश में। अगर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका उत्तर छत्तीसगढ़, संपूर्ण मध्य छत्तीसगढ़ होगा। निम्नलिखित में से इमारती लकड़ी कौन सी है? इसमें सही उत्तर आएगा चंदन। चंदन इमारती लकड़ी है। आपका धारा बोलता है बोलता है इमारती लकड़ी को बताया गया, जिसके अनुसार सागवन, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, एन या साच, चंदन, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू और खमहार इमारती लकड़ी है। चंदन इमारती लकड़ी है, जबकि आम और बबूल पर इमारती लकड़ी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन इमारती लकड़ी का पेड़ नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा आम। निम्नलिखित में से कौन इमारती लकड़ी का पेड़ नहीं है? तो इसमें आंसर आ जाएगा सा, बबूल, क्योंकि शीशम, बीजा, चंदन इमारती लकड़ी है। ऐसा खसरा क्रमांक जिस पर कृषक से भू राजस्व निर्धारित होता है कहलाता है। सही आंसर इसका द आएगा, खाता। द संहिता की धारा 2 में खाता को परिभाषित किया गया है, जिसके प्रथम खंड के अनुसार ऐसा भूमि खंड जिस पर भू राजस्व पृथक रूप से निर्धारित किया गया है और जो एक ही भूपति या माने जो उसका मालिक है के अधीन धारित है, खाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, खाता के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आंसर सा आ जाएगा, भूखंड आवश्यक है। कहा गया संहिता की धारा 2 में खाता से परिभाषित किया गया है, एक खाता के लिए भूखंड आवश्यक तत्व होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कृषक से अभिप्रीत है। कृषक से अभिप्रीत है, सही आंसर ब आएगा, वह व्यक्ति जो भूमि स्वामी से मारुषी कृषक रूप में भूमि धारण करता है। इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। धारा संहिता की धारा 2 में कृषक को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार कृषक से वह व्यक्ति अभिप्रीत है जो अध्याय 14 के अधीन भूमि स्वामी से मारुषी कृषक रूप में भूमि धारण करता है। मारुषी कृषक मन पट्टे में अगर समझने को। भू राजस्व संहिता के अधीन कृषि वर्ष निम्न माह से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है जुलाई माह से प्रारंभ होता है, यानी तो राज्य सरकार जो चाहे वो कर सकती है। भू राजस्व संहिता के धारा 2(5) में परिभाषित राजस्व वर्ष किस दिनांक से प्रारंभ होता है? सही आंसर है 1 अक्टूबर। निम्नलिखित में से कृषि में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन से इसमें सही आंसर ब आएगा, स्वयं उगे झाड़ों का जंगल उगाना। जैसे मैं आपको बता दूं धारा 5 में कि अनुसार कृषि के अंतर्गत वार्षिक या नियतकालिक फसलों में जिनमें पान तथा सिंघाड़े और उद्यान की उपज सम्मिलित है, उगाया जाना। उद्यान कृषि, फलोद्यान लगाना, उनका संरक्षण और चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि के आरक्षित किया जाना। इस प्रकार स्वयं उगे झाड़ों के जंगल में कृषि इसके अंतर्गत नहीं आते। कृषि के अंतर्गत नहीं है, तो सही आंसर आएगा बड़े झाड़ों का जंगल। इसी संबंधित जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, उसी संबंधित ये भी क्वेश्चन है। इसमें सही आंसर ये आ जाएगा, बड़े झाड़ या जंगल इसके अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व संहिता के अधीन भूमि शब्द में निम्नलिखित तत्व शामिल नहीं है? तो उपरोक्त सभी, स्थिर अथवा बहता पानी नहीं है, खदानें नहीं, खनिज, इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी ग्राम में से की ऐसी भूमि जो आबादी या सेवा भूमि से या किसी भूमि स्वामी कृषक के सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दखल रहित भूमि। स्वयं खेती करना से
अभिप्रीत है। आंसर ब आएगा। ऐसी मजदूरी पर जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा। ये आंसर आपका इसमें ब आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं, अधिनियम की धारा आपका 2(1) या के अनुसार स्वयं खेती करने से अभिप्रेत है पहले अपने स्वयं के श्रम द्वारा, अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम के द्वारा ऐसी मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में देय है किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं रखे गए सेवकों द्वारा, अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षक के अधीन या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा अपने स्वयं के लिए खेती करना। इस प्रकार ऐसी मजदूरी जो फसल के अंश के रूप में देय है रखे गए सेवकों द्वारा खेती करना स्वयं खेती करना में नहीं आता। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राजस्व मंडल के गठन का प्रावधान भू राजस्व संहिता की धारा किसमें किया गया? तो धारा 3 में किया गया है। सही उत्तर बताइए। राजस्व मंडल का गठन होना, एक अध्यक्ष और कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो यहाँ पर 2 सदस्य मिलकर, लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा संशोधित, यहाँ पर संशोधित राज्य सरकार अब हो गया है, जितना राज्य सरकार चाहे वो ले सकता है। क्वेश्चन सा, राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। देखिए पुराना क्वेश्चन है, उसमें राजस्व मंडल का मुख्यालय वास्तव में अभी बिलासपुर में स्थित है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये पुराना क्वेश्चन जिसमें भोपाल आता, लेकिन अभी के वर्तमान क्वेश्चन में आपको लगाना होगा बिलासपुर, और बिलासपुर नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। राजस्व मंडल का सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता है, तो ये आएगा ब आंसर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता वो रखता हो। राजस्व अधिकारी उनके वर्ग की शक्तियों के बारे में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। राजस्व पदाधिकारी के वर्गीकरण के गठबंधन सहबंधन से संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 11, माने यहाँ पर सा आंसर धारा 11 में प्रावधान किया गया है। भू राजस्व संहिता की धारा 11 के अधीन निम्नलिखित राजस्व पदाधिकारी नहीं है, तो सही उत्तर है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। निम्नलिखित राजस्व अधिकारी है, इसके अंतर्गत आएगा तो चकबंदी अधिकारी, ये राजस्व अधिकारी है, बाकी इनमें से कोई इसका राजस्व अधिकारी नहीं होगा। अगर मैं आंसर बता दूं तो भू राजस्व संहिता की धारा 11 में भू राजस्व अधिकारियों के पदों का वर्गीकरण किया गया, जिसके अनुसार राजस्व अधिकारी निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त जिसमें अपर बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर जिसमें अपर कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर जिसमें डिप्टी कलेक्टर भी है, उप बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, तहसीलदार जिसमें अपर तहसीलदार है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर द आएगा, प्रखंड विकास अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन राजस्व अधिकारी को परिभाषा में नहीं आता? सही आंसर है राजस्व मंडल का अध्यक्ष इसके अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन था, राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है, तो ये वर्तमान में राजस्व मुख्यालय का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस धारा में राजस्व अधिकारी के शक्तियों का नियंत्रण रखा गया है? तो धारा 12 में नियंत्रण रखा गया है। संभाग के सभी राजस्व अधिकारी अधीन होंगे, तो संभाग के सभी राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीन होंगे। निम्नलिखित में से किस तहसीलों को परिभाषित करने, सृजित करने या सलाह करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह सा आंसर आ जाएगा राज्य सरकार को। निम्नलिखित में से कौन सी धारा संभागीय आयुक्त की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का उपबंध करती है? तो इसमें धारा 14 सा आंसर आ जाएगा। भू राजस्व संहिता के अधीन अपर आयुक्त की स्थिति यहाँ पर बताया था, तो आ जाएगा आयुक्त के समकक्ष होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अपर उपखंड अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो ये राज्य सरकार इसका आंसर आएगा, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन किसी मामले की जांच अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर भी कर सकता है? तो सही आंसर है उपखंड अधिकारी।
राजस्व निरीक्षक, भूमापक एवं पटवारी भू राजस्व संहिता के अधीन उनके कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन या किसी निवास गृह में संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में निम्न की सहमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। उसका सही उत्तर है उसके अधिभोगी। भू राजस्व संहिता की धारा 29 में निम्न में से किस मामले में अंतरण की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है आयुक्त को अंतरण की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा? सही उत्तर है नायब तहसीलदार। सही उत्तर बताइए। राजस्व मंडल एक क्या है? राजस्व मंडल वास्तव में राजस्व न्यायालय है। वैसे भी जो न्याय का काम करता है अधिनियम के अनुसार वो सब न्याय के कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। राजस्व मंडल को भू राजस्व संहिता में न्यायालय में स्थिति किस धारा के अनुसार प्राप्त की गई है? तो धारा 31 में इसको प्राप्त की गई है। भू राजस्व संहिता द्वारा राजस्व न्यायालयों के अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है ताकि आकस्मिक घटनाओं पर निपटने से न्यायालय समर्थ हो सके। ये अंतर्निहित शक्तियां संहिता निम्न धारा में उपबंध में दर्शाई गई है, तो धारा 32 में दर्शाई गई है। सही उत्तर बताइए। राजस्व न्यायालय अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं कर सकते? तो सही आंसर ब आएगा, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो गवाही के लिए बुलाया गया है नहीं आता है तो उसके विरुद्ध राजस्व अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर आया न्यायिक सुरक्षा में बंदी बनाकर रखना। यदि कोई व्यक्ति साक्षी रूप में हाजिर होने के लिए समन का अनुपालन करने में चूक करता है तो राजस्व अधिकारी, इसका सही उत्तर है, उस व्यक्ति के संपत्ति कुर्की नहीं कर सके। उस व्यक्ति गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी कर सकेगा। उस व्यक्ति को उपसंहति के लिए प्रतिभूति आदेश के देने का आदेश दे सकेगा। उस व्यक्ति को जुर्माना अधिरूपित नहीं कर सकेगा। सही आंसर उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्की नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन सत्य कथन बताइए। यहाँ पर साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने हेतु अधिकारी जिसने समन जारी किया है समन का पालन करने की चूक की स्थिति में जुर्माना कर सकता मात्र 50 रुपए से अधिक न हो। वह पक्षकार जिसके विरुद्ध किसी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है आदेश के दिनांक से, और अगर समन की तामील सम्यक रूप से न की गई हो तो आदेश की जानकारी में आने के दिनांक से कितने समय के भीतर उस अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा? इसका सही आंसर है 30 दिन। राजस्व अधिकारी भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को दिला सकता है। सही आंसर है जैसी बात उचित समझे उस पर। राजस्व मंडल को नियम बनाने की प्रक्रिया प्राप्त है। सही आंसर धारा 45 में उसको नियम बनाने की वो धारा सॉरी मुझसे गलती हो रही, धारा 41 में राजस्व मंडल के नियम बनाने की शक्तियां धारा 41 में है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा प्रथम अपीली न्यायालय की विवेचना करती है? तो सही आंसर धारा 44। राजस्व के मामले में उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित में से किसको होगी? सही उत्तर है कलेक्टर को द्वितीय अपील होगी। सही उत्तर बताइए। भू राजस्व संहिता के अधीन आयुक्त को विवादास्पद मामलों में या बाद में, यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा आ, आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। धारा 44 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आयुक्त के मूल आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। इसका सही उत्तर है राजस्व मंडल को। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? तो यहाँ पर राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध अपील नहीं होगी। भू राजस्व संहिता के अनुसार यदि पुनर्वलोकन में पारित आदेश द्वारा किसी आदेश को पलट दिया गया हो अथवा मत भिन्नता प्रकट की गई हो तो इसका सही आंसर द आएगा, अपील प्रस्तुत हो सकेगी जैसे मूल आदेश के विरुद्ध हो सकती थी। भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किस आदेश के विरुद्ध अपील होगी? सही आंसर है जिसके द्वारा किसी पटवारी को हटा दिया गया हो।
अगर मेरा ये पसंद आया वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका किसी प्रकार का पैसा की जरूरत नहीं होती है, पैसा नहीं लगता। लाल रंग का जो बटन दिखा होता है उसी को बस दबाना होता है। थैंक यू। अगला वीडियो मैं जल्दी पेश करूंगा।